Good morning, students. Today I have discussed class 12th physics and the topic is the Gauss theorem. ये टॉपिक बोर्ड के अगर हम व्यू से देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें जानना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है. और फ्लक्स पढ़ने से पहले एक और चीज हमें बहुत अच्छे से समझना है, एरिया वेक्टर. अगर हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की बात करते तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते सर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर ये हम यहाँ नहीं समझ पाए तो हम गॉस थ्योरम नहीं समझ पाएंगे, गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझे तो गॉस थ्योरम नहीं समझेंगे. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर है क्या, एरिया वेक्टर को हमें जानना है पहले. एरिया वेक्टर समझने के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल में आपको देता हूं. एक्स वाई जेड. अगर यहां पे हमने एक स्क्वायर ले लिया हाफ लेंथ एल, और मैंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. सपोज दैट द नेम ऑफ द स्क्वायर इज द ABCD. देन maximum students said that the area is the L square because they all know what the area of the square is the side square. So that is the right. But अगर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों से पूछा जाए तो वो ये बताएंगे. लेकिन क्लास 11th का एक लड़का कहेगा सर इसका जो एरिया होगा L स्क्वायर तो सही है लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा. इस पे जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगी. तो डायरेक्शन ध्यान से समझिएगा. अगर आप ध्यान से तो डायरेक्शन हमेशा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो, अगर हम अपना एक पेन ले लें और इस पेन के टिप को ऐसे उल्टा करके रख दें तो ये इसकी डायरेक्शन बताती है. ये इसका डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन. अच्छा, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है. तो दो कंडीशन पे डायरेक्शन मिला. डायरेक्शन हमें या तो मिलेगा बाहर की तरफ के कैप, या ऐसे मिल सकता है एल स्क्वायर माइनस की कैप. दोनों सही, ये दोनों सही है. सो एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यहां पे होगी. एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो बहुत इजी सा एक टॉपिक था. मुझे लग रहा है कि लगभग सबको समझ में आया है. बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द 2D फिगर. हम जब भी गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में हम 3D डायग्राम की बात करेंगे, और 3D डायग्राम में हमेशा जो एरिया की डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड लेते हैं, बाहर की तरफ. ऐसे ऐसे लेंगे. क्लियर है. ये वाला सिंबल नहीं लेंगे. अच्छा, नॉर्मली अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, सपोज दैट मैक्सिमम स्टूडेंट बता देंगे अगर हम इसकी एरिया की बात करें, सपोज करिए एक्स वाई जेड एरिया, और ये स्क्वायर ही है. सपोज दैट दिस इज द स्क्वायर. अगर साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर बिल्कुल सही है. बट डायरेक्शन किधर होगा, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड. यानी किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, जे कैप, या तो माइनस जे कैप हो सकता है या ए स्क्वायर प्लस जी कैप. तो ये दोनों सही है. अगर इस स्क्वायर की जगह कोई सर्कल बन जाता, ये डायरेक्शन समझना जरूरी है हमेशा. डायरेक्शन तो ये होगा सर्कल का ना, आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ. बाहर की तरफ इस चीज का बहुत ध्यान देना जरूरत है. तो ये पूरी बात समझ में आएगी कि एरिया क्या है. तो हम कभी भी बात अब करेंगे तो ये डायग्राम की बात नहीं करेंगे, यानी 2D की बात नहीं, 3D की बात करेंगे. 3D डायग्राम में हम एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेते हैं. हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड. जैसे एक क्यूब ले लें, अगर एक क्यूब ले लें, इस वाले सरफेस की बात करें, अगर हम ये वाला सरफेस, तो देखिए दो तरीके से एरिया आपको पता हो रही थी. एक तो जा रहा था ऐसे अंदर, अरे भाई क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंगे ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. तो या तो ऐसे अंदर या तो ऐसे बाहर. हमेशा हम आउटवर्ड लेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेंगे. भाई वो बहुत अच्छे से समझे होंगे कि क्या है ये. बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. समझो कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. नॉर्मली इसलिए भी वेक्टर बोला जाता है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं एरिया की, वेक्टर क्यों है, तो अगर हम एरिया किसी भी स्क्वायर का निकालेंगे
तो ये L इंटू बी, सपोज ये बी भी ए के बराबर है, इट मीन्स दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी एरिया हमेशा दो का क्रॉस वेक्टर होगा, यानी ए बी क्रॉस डी सी, और एक वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। ए क्रॉस बी क्या बताता है? वेक्टर क्वांटिटी। सो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो इसके जगह भी ए अगर है, इसके जगह भी ए है, तो ए साइन और थीटा की जगह 90। ए स्क्वायर तो सही है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसकी डायरेक्शन होगी, और वही डायरेक्शन हमने आउटवर्ड या इनवर्ड दिखाया है। लेकिन आपको 3D के लिए सिर्फ क्या रखना है यार? आउटवर्ड रखना है। तो समझ में आ रहा है क्यों वेक्टर क्वांटिटी एरिया बन रही है? बिल्कुल। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो अगर हम बात करें, ठीक, ये ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, केयरफुली ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। मैं लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ plane surface is called electric flux। इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर किसी सरफेस से कितना पास कर रही है, कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर सरफेस से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कोई फील्ड लाइन अगर ऐसे क्रॉस करती है तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो नहीं है, इसलिए इसको हम फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। हम फ्लक्स में उसी लाइंस को काउंट करेंगे जो सरफेस की क्या हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है। सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी लाइन पास हुई, सरफेस से प्लेन सरफेस, ये देखो बाहर निकल गई है, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ ये दो लाइन दिख रही है। तो नंबर ऑफ फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू 2। यूनिट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूनिट क्या होता है। दूसरा चीज, अगर स्ट्रेंथ बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फील्ड लाइन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो जो फील्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा पास होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, ज्यादा पास होने लगेगा। यानी कंक्लूजन क्या निकल लगा, हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें, किसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ज्यादा पास होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4। यानी कंक्लूजन ये निकला कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन एक और निकल सकता है, अगर उस प्लेन सरफेस का एरिया बढ़ा दिया जाए, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकलने की। वीक डिपेंडेंसी आ गया कि अगर फील्ड लाइन जो प्लेन सरफेस है उसका अगर हम एरिया बढ़ा दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा पास होने लगेगा। यानी कंक्लूजन फिर यहां निकला कि फाई जो है उसके एरिया वेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाई क्या हो गया, ये हो गया, ये निकल रहा है फाई इसके बराबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डॉट ए पे स्केलर क्वांटिटी, इसका ध्यान रखिए, स्केलर क्वांटिटी है। ई डॉट ए, फाई ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ई डॉट ए आया है। सबको क्लियर होगा। और यू हैव टू राइट लाइक दिस, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर। यानी ये भी तो कह सकते हैं
कि जो फ्लक्स है वो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अब ये थीटा आया कहाँ से, क्वेश्चन ये उठा कि सर थीटा कहाँ से, थीटा तो कहीं दिखा ही नहीं हमें, तो फिर थीटा कैसे इसमें आ गया। क्वेश्चन ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फाई बराबर ई डॉट ए बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन ये कॉस थीटा, तो थीटा आया कहाँ से। हाँ ये फार्मूले कारण तो सबको पता है, तो यहाँ तो कहीं थीटा दिखा नहीं, यहाँ तो कहीं थीटा दिखा नहीं, तो हमें थीटा को देखना कि थीटा एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें एक सरफेस की, इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तो सबको समझ आ रहा है, आउटवर्ड ले रहा है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड लेंगे एरिया वेक्टर, आउटवर्ड है। और यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करे, उनके बीच का एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक बनेगा ई साइन थीटा और यहां बनेगा ई कॉस। हमें एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, जो फील्ड लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फील्ड लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, फील्ड लाइन अगर ये है, जैसे इसको अगर ऐसे लिखा फील्ड लाइन ये है, तो ये परपेंडिकुलर सरफेस नहीं, इसको टच करके जा रहा है, ये वाला, ये तो ले नहीं सकते। तो ये एरिया वेक्टर की ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम यही वाला पोर्शन लेंगे, यानी ये पोर्शन कितना था, ई कॉस थीटा। इसीलिए हमारा फार्मूला जाकर के बन गया फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लोग एकदम रिवाइज कर लें कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इस चीज को याद रख लें सब लोग। आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसकी यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी क्या हो गई है, यूनिट निकल गई कि हमें यूनिट जो है पता चल गया सर यूनिट कितना होगा। तो इस तरह से हम किसी का भी नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ। अच्छा अब हम काउंट करके नहीं, देखिए अलग अलग बच्चे अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, कोई फील्ड लाइन ज्यादा बना देगा, कोई फील्ड लाइन कम बना देगा, तो हम काउंट करके फ्लक्स नहीं निकालेंगे। जब भी फ्लक्स निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके, ई डॉट ए, यानी ई का होना बहुत जरूरी है, ए का होना बहुत जरूरी है। और जब ये पता चल जाएगा तो हम इजिली बता सकते हैं कि फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। आई होप सो बहुत इजी था, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं था जो आपको ना समझ में आया। और इसमें इसके क्वेश्चंस भी आपको अभी लगवाया जाएगा, हम जब आगे पढ़ लेंगे तब कि क्वेश्चंस कैसे इसका सॉल्व किया जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, एरिया वेक्टर पता हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, हम कह रहे हैं कि फाइंड द फाई निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे निकालेगा, इसका हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही होगा, यही होगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। तो फार्मूला फाई का क्या बना, ई डॉट ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0 डिग्री हो गया ना, देखो ई और ए एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना आ गया 0, और 0 की वैल्यू है तो फाई बराबर नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सब लोग लगा सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आपको नहीं आता हो या नहीं लगा पाए। इसलिए ध्यान देना है, किसी भी क्लोज सरफेस में ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर, ठीक है। इन एनी क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड। अभी हम 2D फिगर में ओपन की बात कर रहे थे, लेकिन 3D क्लोज फिगर होता है। इन एनी क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस ओनली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन इज कंसिडर्ड।
इसके लिए एज वेक्टर ए, इसको आप नोट कर सकते हैं कि क्लोज सरफेस में हमेशा हम वही लेते हैं, कुछ और नहीं ले सकते, इस चीज का भी ध्यान देना है सबको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है किसी को लगा? जिसको दिक्कत हो रहा हो वो कमेंट करके पूछ सकता है इसमें कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? ओके